हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्कूल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में MED 002 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में MPS का कोर्स है, और वो MED 002 के उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं जो इनके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सततशीलता शब्द क्या है या सततशील शब्द क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, और सतत विकास की शब्द की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए। सबसे पहले इस वाले में आपको सतत विकास शब्द की परिभाषा की बात करें हम, तो सतत विकास इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इसमें इस विकास का मतलब ये है कि हमें विकास का वह तरीका जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करे, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता ना करे। नहीं, हम अपने संसाधन को ऐसे यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ी वो भी उन संसाधनों को यूज कर सके। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का जरूरत है। अब अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इसमें आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को इस अंधाधुंध तरीके से हमें यूज नहीं करना ताकि आने वाले लोग यूज ना कर सके। इसे हम सुरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। अब सतत विकास शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो 20वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिकरण और तीव्र आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हुआ और इससे प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे, इससे सामाजिक असंतोष बढ़ने लगा, और जिस चीज के बाद में ये चिंता पैदा हुई, और साथ ही साथ में अनियंत्रित लंबे विकास, लंबे समय तक जो मनुष्य का डेवलपमेंट है वो एक लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक चिंता का विषय बन गया। इसीलिए मानव का जीवन कैसा हो, मनुष्य विकास कैसे करे ताकि लंबे समय तक अपना विकास कर सके, और उसके लिए उसे प्रकृति और मानव दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, संतुलन स्थापित करना होगा, ताकि कोई भी हानिकारक प्रभाव जो है वो ना पड़े। याद रखना है। अब इसमें कई सारे सम्मेलन हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन है, और ये कब किया गया था? 1972 में संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का सबसे पहला इस सम्मेलन था। ध्यान रखना, यूएन द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर कोई कदम उठाया गया था तो ये सबसे पहला था। ये स्टॉकहोम नाम की जगह पर ही कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसीलिए इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ये याद रखना है। साथ ही साथ में यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और विकास पे चर्चा हुई थी। सतत विकास की अवधारणा को यहाँ पर ही बल मिला था। इसके बाद में आगे आपका बर्टलैंड या ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें सतत विकास को स्पष्ट और जो है लोकप्रिय रूप ढंग से परिभाषित किया गया। इस व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको एक तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट में या बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट में कि भाई इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, और इस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसमें सतत विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है, सतत विकास क्या है, इसके बारे में बात हुई। इसके बाद में 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। ये ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जनेरियो, यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसे अर्थ समिट या फिर त्रि सम्मेलन भी कहते हैं, और ये सतत पोषणीय विकास की दिशा में वैश्विक स्तर पर एक कॉमन क्या था, प्लेटफॉर्म बनाया, एक कॉमन सम्मेलन था, समिट था, जिसके अंदर सभी देश आए थे, और यहाँ पर एजेंडा 21 रखा गया था कि 21वीं शताब्दी तक कुछ योजनाएं थी जिसे इन्हें क्या करना था, हासिल करना था। याद रखना है। तो सतत विकास की निष्कर्ष की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप सभी को। सतत विकास की अवधारणा मानव समाज को ये सिखाती है कि मानव विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, यानी विकास की वजह से पर्यावरण खत्म नहीं होगा, और ना ही पर्यावरण की चक्कर में विकास को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। हम इस हिसाब से
हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी कोई वो लगातार सतत रूप से बना भी रहे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सतत जीविका क्या है? सतत विकास प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो है पूंजी परिसंपत्तियों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसकी जब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, आंसर है आपका सतत आजीविका क्या है? तो सबसे पहली बात तो जो सतत आजीविका है, उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब जो किसी व्यक्ति परिवार को वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ-साथ भविष्य में भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए जीवन यापन करने की क्षमता देता है। यानी सतत आजीविका का मतलब क्या है? आज तो हम अपने संसाधनों को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, परंतु भविष्य में भी हम संसाधनों को यूज़ कर सकें, हमें ऐसे संसाधनों को यूज़ कर यह आजीविका आपका झटके यानी जैसे बीमारी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक सं ये जो जो भी हमारे सामने विपदाएँ हैं, इन विपदाओं से निपटने के लिए हमें तैयार करती है और हमें मजबूत बनाने का प्रयास करती है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करती है, याद रखना है। और इसमें 5 प्रकार की आजीविकाएँ मानी गई है। सबसे पहले मानव पूँजी, यह व्यक्ति की क्षमता और कौशल से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए अगर इसमें आप देखोगे शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कार्य हो गया। अच्छी शिक्षा एक जब होगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति अच्छी शिक्षा होगा और साथ ही साथ में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा, तो वो हमेशा उसकी आजीविका बहुत अच्छी ही रहेगी। प्राकृतिक पूँजी नेचुरल कैपिटल जो है, इसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन हैं में ऐड किया गया है, जैसे जल हो गया, भूमि हो गया, जंगल हो गया, हवा होगी, पशु हो गए या अन्य जैव साधन हो गए, ये सब याद रखना। और ये जितनी भी हमारी प्राकृतिक आजीविकाएँ हैं, ये पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर भौतिक पूँजी भौतिक पूँजी वे संसाधन हैं, जिनका उपयोग हम उत्पादन करने के लिए किसी न इसका यूज़ करते हैं, है ना? उत्पादन या जीवन यापन के लिए हम जिसका हम क्या जीवन यापन के लिए सड़कें होगी, ये सारी की सारी मशीन, औज़ार, परिवहन आ जाती है। अगली चीज़ आपकी आती है आपकी वित्त है। वित्त मतलब आर्थिक पैसा, सी नगद, ऋण, बैंक खाते, बीमा, सारी की सारी चीज़ें। अगली चीज़ अगले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर इसमें आपसे पूछा गया है विकास और विकासशील देशों की प्रगति के रूप में पाए जाने वाले विविधता के किन्हीं 5 कारणों को बताइए। देखो, अब जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, उन दोनों के विकास के पैटर्न में काफ़ी अंतर पाया जाता है। बताया गया है कि भई विकासशील जो देश है उसमें आर्थिक वृद्धि और जो विकसित देश है उनमें आर्थिक वृद्धि का जो पैटर्न है वो एक समान नहीं है। कुछ देश जैसे पूर्वी एशिया में वो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं और वहीं जबकि कुछ ऐसे देश हैं जो अफ्रीका में लेकिन उनमें विकास का पैटर्न हमें काफ़ी धीमा या फिर निम्न देखने को मिला है और वो काफ़ी ठहराव की तरह है। बेसिकली यही कारण है कि हम विकासशील देशों में भी अंतर कर पाए। अब विकास के पैटर्न में इनमें विविधता का क्या कारण है? औपनिवेशिक विरासत। सबसे पहले जिन देशों में औपनिवेशिक शासन के दौरान में शोषणकारी संस्थाएँ बनी, वहाँ स्वतंत्रता के बाद भी कमज़ोर प्रशासन रहा है, जैसे भारत ही है। भारत को एक एग्ज़ाम्पल ले तो भारत के अंदर ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। आज भी गरीबी, असमानता, भेदभाव सारी चीज़ें बनी हुई हैं जिससे हमारा विकास और वहीं बात करते हैं हम संस्थागत गुणवत्ता तो हमारे देश में ऐसे देशों में मजबूत कानूनी संस्थाएँ नहीं हैं, हम देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था लोकप्रिय नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। मानव पूँजी में निवेश में ये है कि भई हमारे यहाँ पर निवेशक जो हैं, वो केवल ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं जिनसे उनको अधिक लाभ अर्जित हो, ना कि अधिक समाज के लोगों को लाभ अर्जित हो, इस पे कोई नहीं करना। इससे निवेश की जो गुणवत्ता है वो धीरे-धीरे कम हो रही है और ये हमें कहीं न कहीं देखने को मिल नेक्स्ट है आपका नीति और रणनीति की बात करते हैं। इसमें ये है कि भई जो भी निर्यात है यानी जो अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉज़ीज़ है और वो अपने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ चाहते हैं। जो सरकार उनको सपोर्ट करती है वो उस देशों में सिंपल सी बात है। अगला है वैश्वीकरण एवं एक है व्यापार एकीकरण। तो बाज़ार में आज तक ज़्यादातर जो हमने देखा है कि जो विकसित देश हैं, उनकी उनकी जो कंपनियाँ मार्केट को कैप्चर कर रखा है, वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, रणनीतियाँ बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे
ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है भूमंडलीकरण की व्याख्या करें तथा इसके जो मुख्य अंग हैं इसका भी उल्लेख कीजिए। और भूमंडलीकरण को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। भूमंडलीकरण जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण भूमंडलीकरण है क्या? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, पूंजी, ज्ञान, सूचना इसका एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ रहा है। यानी एक देशों का ज्ञान, पूंजी का इन सब का दूसरे देशों में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करना, ये वैश्वीकरण का परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप देशों के बीच में जो आर्थिक क्या कहें हो रही धीरे धीरे कम हो रही है, आपस में सहयोग बढ़ रहा है। देखो इसमें कई सारे घटक हैं। जैसे पहला घटक आप सभी का क्या निकल के आता है कि व्यापार में तेजी आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, टैरिफ कम हो रहे हैं, टैक्स कम हो रहे हैं, व्यापार की जो बाधाएं हैं वो कम होती जा रही है, व्यापार वृद्धि हो रही है। अगला पूंजी का मुक्त प्रवाह। तो पूंजी क्या है, पैसा जो है वो फ्लो हो रहा है, विदेशी निवेश काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। अगला आपका प्रौद्योगिकी की सूचना प्रसार। ये जो आपका आईटीसी है इसमें काफी ज्यादा विकास हो रहा है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देशों में जा रही है, व्यापार कर रही है, लाभ कमा रही है। श्रम मानव संसाधन में प्रभाव हो रहा है। आर्थिक नीतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो ये इसके बारे में भी जो क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का वर्णन की। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसे किस प्रकार समाधान कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, तो कोई भी इसको कर सकता है। अगला, भारत में विशाल बांध जैसे नर्मदा सागर बांध है, नागार्जुन बांध है, भाखड़ा लांगन बांध है ना, और नदी घाटी परियोजना के खिलाफ जन आंदोलन के गैर सरकारी संगठनों। तो भारत में देखो, क्योंकि बड़े बड़े बांध जब बनाए जाते हैं तो बहुत से लोगों को विस्थापित किया जाता है, अपने स्थानों को छोड़ना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में रोजगार की कमी हो जाती है, और फिर उसकी वजह से वो क्या नहीं करते, वो अपना वहाँ पर डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसकी वजह से हम यहाँ पर ये भी देखें तो वहाँ पर क्योंकि ये नदी घाटी के आसपास का इलाका होता है, काफ़ी उपजाऊ इलाका होता है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर कृषि कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनको उस बांध परियोजना की वजह से उन ज़मीनों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग माइग्रेट होंगे, उनका व्यापार चलेगा कि नहीं, पहले वहाँ पर उनकी व्यवस्था थी, शिक्षा थी, उनका जुड़ाव था उस भूमि से, वो सब हट जाता है। इसकी वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगला, कृषि वानिकी किसे कहते हैं? कृषि वानिकी का मतलब है जहाँ पर हम वन लगाते हैं। जैसे हम कहीं पर बाग बगीचे लगाते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि वो कमर्शियल यानी व्यापारिक वाणिज्य के लाभ की दृष्टि से लगाए जाते हैं। और ये कई बार खेतों के साथ साथ भी लगाए जाते हैं ना, खेतों की सीमाओं के साथ साथ। जैसे ये हमारे पास ये खेत है, लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है तो इसके किनारे किनारे पेड़ लगा दिए। इससे क्या हो गया, इससे ये जगह जो है वो पेड़ से भी चारों तरफ से कवर हो गई, और साथ ही साथ में वानिकी कृषि भी हो गई एक ही टाइप के। और इसके अंदर हम जो बीच का एरिया बच गया इसमें हम खेती भी कर सकते हैं, हम इसमें कुछ और भी, या फिर मछली पालन कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं वृक्षों के, जैसे वहाँ की जलवायु को स्थिर करने के लिए, वहाँ पर उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा शुल्क और व्यापार संबंधित सामान्य समझौता। जो आपका गेट है, ये क्या है, इसकी कमजोरियों को चर्चा कीजिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू यहाँ से भी आप इसको, पेड पीडीएफ है ये। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से आपके पेपर आने वाले। शिवानी, इसकी कई सारी कमजोरियां हैं, जैसे कानून शक्ति की कमजोरी है। कैट कैट केवल एक समझौता था, कोई स्थायी संगठन नहीं। इसके नियम लागू करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था जो है वो नहीं की गई। विकासशील देशों के हित की उपेक्षा। देखो जो गैट है इसे विकसित देशों ने बनाया था, और विकसित देशों ने इसे अपने लाभ के लिए बनाया, तो जो कमजोर देश थे उन देशों की क्या की गई, उपेक्षा की गई। अगला क्या है, विवाद निपटारा करने में कमजोर था। देशों के बीच में जो है आपका व्यापारिक विवादों को सुलझाने में काफ़ी
कमज़ोर इसकी प्रक्रिया रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो सेवाओं और बौद्धिक क्षमता को शामिल नहीं किया गया, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपका, जो आपका ट्रिप्स हैगा जो आपका ट्रिप्स हैगा उसको नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, डाउनलोड करे और अपलोड कर ले और दोबारा से वो व्यूज़ कमा ले। मेरी मेहनत तो थी लेकिन लाभ तो उसको मिल गया। ये नहीं कर सकता, ऐसे आपने कोई चीज़ मेहनत से करी और कोई उसको चुरा नहीं सकता, ये हमको बौद्धिक क्षमता का अधिकार मिलता है। ट्रिप्स बोलते हैं जिसे हम आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं ना। पीआर का मतलब ट्रेड रिलेटेड। तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि एक कमी थी। हालाँकि आज के समय में जो डब्ल्यूटीओ है, उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा कृषि और वस्त्र के क्षेत्र में छूट। कृषि और वस्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई को नियमों से बाहर रखा गया और ये मुक्त व्यापार पूरी तरीके से नहीं हो सकता। निर्णय लागू करने में इसके निर्णय जो है, कोई भी निर्णय होते हैं, वो आसानी से लागू नहीं हो पा रहे आज के समय। तो ये एक इसकी कमी है। ये कह सकते हैं इसकी ये भी एक कमी है। याद रखना आप सभी। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण कब होता है? जब वनों की अत्यधिक कटाई होती है और साथ ही साथ में मृदा के अंदर लवण की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि जब मृदा में लवण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से व्यापार व्यवस्था जो है वो असंतुलन होता है और ज़मीन के अंदर फास्फोरस वगैरह जो है कम हो जाता है। ज़मीन में रेतीले कण बढ़ जाते हैं, जिसकी उसके परिणाम से निपटने के क्या-क्या तरीके, अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ। हम क्या करें? सीढ़ीनुमा खेती करें। हम साथ ही साथ में जो हमारा अति चराई से बचें। ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बताइए विशेषता। ये आपको इतने सारे बताए, स्टॉकहोम बताया, आपको इसके अलावा जो के अंदर आप लिखना चाहो तो स्टॉकहोम सम्मेलन बताया, रटलैंड आयोग की रिपोर्ट बताई, इसके बाद में आपको रियो सम्मेलन बताया, आप इसके बाद में आप क्योटो प्रोटोकॉल लिख सकते हो आप इसमें, और भी बहुत सारे आपका उनकी क्या-क्या विशेषता रही, विशेषता के बारे में बता दो, 2 के बारे में पूछी जाए। पर्यावरण समस्या के निदान के लिए नागरिक समाज का ही क्वेश्चन, कि एनजीओ की क्या भूमिका है? जैसे बांध बनाने, आप 2 पॉइंट भी चाहो तो इसमें लिख सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन हुआ है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो जलवायु परिवर्तन संबंधित विभाजन है उसके बारे में बताना। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण जो है उस पे अगर खतरा है तो हमें उस पे रोक लगानी चाहिए। हमें क्या नहीं करना, हमें वनों की कटाई नहीं करनी। हमें इन सब चीज़ों का खास तौर पे ध्यान देना। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी वन हैं या और चीज़ें हैं, उनकी कटाई पे रोक लगाने की तो बात हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने की बात हो रही है। पर जो विकासशील देश हैं उन सबका कहना है कि हमें थोड़ी छूट दो। क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, देखोगे? अगला क्वेश्चन आपसे विकास सतत विकास का क्या अर्थ है? इसके संबंध में विकासशील देश विभिन्न मुद्दे और चुनौतियाँ कौन-कौन, क्या-क्या चुनौती है? सारी चुनौती है ना? दक्षिण-उत्तर विभाजन वाला ही क्वेश्चन है, ये भी देखो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन भी आप कर लोगे इसके अंदर। अगला है, भारत पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? तो बुरा प्रभाव भी पड़ा है, अच्छा भी पड़ा है, दोनों तरह। औद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इसके अंदर वैश्वीकरण के भी प्रभाव डाल सकते हो। बस आपको औद्योगिकरण शब्द को हाइलाइट करना है। भारत में किए गए किन्हीं 5 पर्यावरण विधान को बताइए। विधान का मतलब है कानूनों को। जैसे वनों की कटाई पर रोक, जैव विविधता का संरक्षण, इस तरीके से 5 विधान बताने हैं, कौन-कौन से किए गए हैं। कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। अगला आप सभी का क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका डीएफआई क्या है? इसके द्वारा किए गए सतत विकास की परिभाषा लिखिए और किन्हीं 5 जो है 5 एम के बारे में बताना है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है, एम के बारे में। क्वेश्चन आपको कर लेना है इस पीडीएफ में, आपको तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी ग्राम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया गया है। इसका क्या महत्व है? इसको बताइए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का सतत विकास की सहकारी संस्थाएँ कौन-कौन? ये भी क्वेश्चन करा रखा है आप सभी का। किन्हीं 2 वैश्विक पर्यावरण समस्या को बताइए। देखो, कोई भी लिख दो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लिख दो, जलवायु परिवर्तन लिख दो, ग्लोबल वार्मिंग लिख दो। इसके अलावा वनों की कटाई लिख दो बहुत ज़्यादा। लैंगिक विषमता क्या है? पर्यावरण से बचने के लिए इसने किस प्रकार से मुख्य भूमिका, चिपको आंदोलन, टॉपिक आंदोलन। आप इसके अलावा नर्मदा सागर आंदोलन लिख सकते हो, यानी ऐसे आंदोलन बताने हैं जिसमें महिलाओं ने भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है। चिल्का जो लेक का आंदोलन था, उसको आप लिख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी और आंदोलन, वही अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार-बार अलग-अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन थे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए
उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है? यानी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी को हम ऐसे अच्छे तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए किन्हीं 5 पहले पहलों को बताइए और उनकी चुनौती क्या-क्या है? पहल का मतलब जैसे हम पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कह रहे हैं कम करो। तो उसके सामने चुनौती क्या है? विकसित देश नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट और करें, विकासशील देश भी नहीं चाहते। तो ये सब चुनौती ही तो है। तो ऐसी चुनौतियों के बारे में आपको इसके साथ ही साथ जैसे आप इसमें ये भी बता सकते हो कि बहुत सारे देश जैव विविधता को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरे देशों में इनका शिकार हो रहा है, इनका व्यापार हो रहा है, औषधियाँ वगैरह बनाने में वनों को काटा जा रहा है। तो ये भी आपसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगला, विकसित और विकासशील देशों में विकास के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है कि नहीं? वही क्वेश्चन है विकसित विकास वाला, देखो अलग-अलग तरीके से आपसे पेपर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सतत विकास अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र उपागम की चर्चा कीजिए। 5M क्या है इसके बारे में बताना है। यही सारे क्वेश्चन थे। ये जैवग्राम वाला आ गया और इसके बाद में सतत विकास के लिए एशियाई देशों में भूमिका रही है। संरक्षण क्यों होना चाहिए? तो बेसिक से क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अधिक से अधिक हमारे चैनल को ज़रूर